हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत टॉपिक होने वाला है वो है समास। समास के अंतर्गत आज हम सीखने जा रहे हैं समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषाएं, समास के भेद कितने होते हैं और समासों की पहचान किस प्रकार से करते हैं। इन तीनों टॉपिक्स पर आज हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले समास। समास शब्द किसे कहते हैं? समास शब्द सम उपसर्ग प्लस अशु धातु और घे प्रत्यय से संपन्न होकर के बना है हमारा समास शब्द। अब समास कहते किसे हैं? सबसे पहले हम एक परिभाषा देखते हैं। सम सनम समास है। सम सनम का अर्थ होता है संक्षिप्त। समास यानी समास अर्थात संक्षिप्तीकरण करने की क्रिया को ही समास कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखते हैं हम। बहुनाम पदानाम मेलने एक पद भवनम। बहुत से पदों को मिलाकर के एक पद बनाने की जो क्रिया है वही समास कहलाती है। परस्पर अन्विता नाम पदानाम एकत्रीकरणम समास है। इसमें परस्पर अन्वित पदों के मध्य में जो विद्यमान विभक्तियां आदि हैं उनका लोप करके एक पद बनाने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। अर्थात इन तीनों परिभाषाओं के आधार पर हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्तीकरण या घटाना होता है। अर्थात इसमें दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर इस प्रकार मिलाया जाता है कि उसके आकार में तो कुछ कमी हो जाए और अर्थ पूरा का पूरा निकल जाए, तो इसे कहते हैं संक्षिप्तीकरण की क्रिया अर्थात समास। समास में दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर के एक पद बनाया जाता है। अब समास से एक चीज निकल के आई, समास में कम से कम दो पद होना जरूरी है। एक पद पर समास नहीं होगा। कम से कम समास में दो पद है और इससे ज्यादा तीन पद, चार पद, पांच पद, बहुत से पद हो सकते हैं, लेकिन कम से कम समास में दो पदों का होना बहुत ही जरूरी है। अब चर्चा करते हैं हम समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? स्टूडेंट्स, हिंदी में हमने समास के 6 भेदों को पढ़ रखा है, लेकिन संस्कृत में समास के 5 भेदों का ही उल्लेख किया गया है। वो इस प्रकार से है। पहला समास है केवल समास। दूसरा समास है अव्ययी भाव समास। तीसरा समास है तत्पुरुष समास। चौथा समास है द्वंद्व समास और पांचवा समास है यहां पर बहुव्रीहि समास। संस्कृत में इन 5 ही समासों का उल्लेख है। अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर कर्मधारय समास और द्विगु समास हिंदी में हमने पढ़ रखे हैं, केवल समास हमने पढ़ा ही नहीं है। हिंदी में केवल समास नहीं होता है और केवल समास को छोड़ करके हिंदी में 2 समास और जुड़ते हैं, उनको अलग से वर्णन किया गया है, लेकिन संस्कृत के अंतर्गत उन 2 समासों का तत्पुरुष के अंतर्गत ही वर्णन किया गया है। पहला है कर्मधारय समास और एक है द्विगु समास। तो ये तत्पुरुषों के भेद के अंतर्गत आते हैं। संस्कृत में इनका अलग से वर्णन नहीं है। इस प्रकार से संस्कृत में कुल
5 समासों का ही वर्णन है। संस्कृत में कुल समास के 5 भेदों का ही वर्णन है, क्योंकि तत्पुरुष के अंतर्गत ही तत्पुरुष का एक भेद माना गया है कर्मधारय, और कर्मधारय का एक भेद होता है द्विगु समास। तत्पुरुष के अंतर्गत एक भेद कर्मधारय और कर्मधारय के अंतर्गत होता है द्विगु समास। जो द्विगु समास है वो कर्मधारय का भेद है। तो तत्पुरुष के 2 भेद हो गए, एक तो हो गया कर्मधारय, एक हो गया द्विगु समास। इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ पर संस्कृत में 5 ही समास है, केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत इन 2 भेदों का वर्णन किया गया है। तो टोटली समास संक्षिप्तीकरण की एक क्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदों को मिलाकर के एक पद बनाया जाता है, और संस्कृत में समास के 5 भेद होते हैं, जबकि हिंदी में समास के 6 भेदों का वर्णन किया जाता है। हिंदी में केवल समास नहीं होता है, जबकि संस्कृत में केवल समास होता है। अब केवल समास क्या होता है? जो विशेष संज्ञा से रहित समास होता है उसे ही केवल समास कहते हैं। अर्थात इन सभी समासों के बाद में जो अवशिष्ट बच जाता है वो सब केवल समास के अंतर्गत चला जाता है। तो इस प्रकार समास की परिभाषा, समास के भेद। अब स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि जब एग्जाम में समास के लिए समस्त पद या समास के लिए विग्रह पद आता है, तब वहां पर वो समासों की पहचान नहीं कर पाते कि इस पद में कौन सा समास है। तो आज जो हमारा अगला यहाँ पर चर्चा होने वाली है, अगली चर्चा, वो समासों के पहचान के बारे में होने वाली है कि हम समासों को किस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की पहचान क्या है? इसमें प्रायेण पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव। प्रायेण पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव, अर्थात अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है उसकी प्रधानता होती है, और पहला पद यहां पर कोई अव्यय, उपसर्ग या निपात शब्द होता है, और जो दूसरा पद होता है वो कोई संज्ञा पद होता है। स्टूडेंट्स, समास के अंतर्गत 2 पद होते हैं। पहला जो पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं, और जो दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। तो प्रायेण पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, और अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है वो कोई अव्यय पद, उपसर्ग या निपात होता है। यदि हमको कोई अव्यय, उपसर्ग या निपात शब्द दिख जाए तो वहां पहचान लेना है कि यहाँ अव्ययी भाव समास है। जैसे मान लो आ गया अनु विष्णु, यहां पर 2 पद है, पहला है अनु और दूसरा है विष्णु। पहला पद यहां पर अव्यय के अंतर्गत है उपसर्ग, और जो दूसरा पद है वो विष्णु है यहां पर संज्ञा पद। तो पूर्व पद की यहां पर प्रधानता होती है, और जो संज्ञा पद है वो उसके साथ में मिलकर के समस्त पद हमारा
अव्यय पद बन जाता है। तो यहाँ अनुविष्णु जो शब्द है वो पूरा पद ही अव्यय बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम अव्ययी भाव समास की पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर अनु है वो अव्यय पद है और उपसर्ग है। एक अव्ययी भाव जो समास होता है वो नपुंसक लिंग में ही होता है, एक वचन में, नपुंसक लिंग के एक वचन में ही अव्यय भाव समास होता है। तो उपसर्ग यदि हमें अव्यय या उपसर्ग यदि दिख जाए पद के शुरू में तो समझ जाना कि वहां पर अव्ययी भाव समास है। अब समासों को बनाने वाली जो चर्चा है वो हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। एक एक समास जिसमें किस प्रकार से समासों का विग्रह किया जाता है और विग्रह पदों का किस प्रकार से समस्त पद बनाया जाता है। इस आज का जो टॉपिक है इसमें केवल हम अव्यय समासों की परिभाषा, समास के भेद और समास को किस प्रकार पहचानते इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये अव्ययी भाव समास यहाँ अच्छी प्रकार से आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर दूसरा समास, तत्पुरुष समास। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है और द्वितीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के जो कारक चिन्ह हैं उनका यहां पर लोप होता है। द्वितीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के जो कारक चिन्ह होते हैं उनका तत्पुरुष समास में लोप रहता है। जैसे मान लो आ गया आपका राज्ञ है, पुरुष है। अब स्टूडेंट्स कहेंगे इसमें उत्तर पद की प्रधानता कैसे है, तो देखिए राज्ञ है, पुरुष है। राज्ञ यानी राजा का, पुरुष यानी पुरुष, राजा का पुरुष। अब यहां पर प्रधानता केवल पुरुष की है, हम चर्चा कर रहे हैं पुरुष के बारे में। शब्द बनेगा राज पुरुष है। राज पुरुष यानी राजा का पुरुष। तो यहां पर चर्चा केवल पुरुष की चल रही है, राजा से उसका केवल संबंध बतलाया गया है। तो संबंध बतला गया है तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास में चला जाएगा, लेकिन प्रधानता यहाँ उत्तर पद की रहेगी। तो इस प्रकार जो तत्पुरुष समास होता है उसमें उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता रहती है और द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक के कारक चिन्ह छुपे हुए होते हैं। यदि आपको द्वितीया से सप्तमी तक के कारक चिन्ह छुपे हुए मिल जाएं तो आप समझ जाना वहां तत्पुरुष समास है। स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं हम, अगला जो समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास तत्पुरुष का ही एक भेद है। कर्मधारय समास में या तो विशेषण विशेष पद होंगे, पहला पद या तो विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष होगा, या पहला पद विशेष हो सकता है और दूसरा पद विशेषण होगा, या दूसरी कंडीशन में उपमान और उपमेय। पहला पद या तो उपमान होगा और दूसरा पद होगा उपमेय, या फिर पहला पद उपमेय भी हो सकता है और दूसरा पद उपमान हो सकता है। तो यदि हमें विशेषण विशेष या उपमान उपमेय शब्द दिख जाए पद के अंत में या शुरू में तो वहां समझ लेना है कि यहाँ पर कर्मधारय समास है। एक उदाहरण से देखते हैं। मान लो आ गया
नील कमलम, ये पद आ गया। इसमें दो पद है, एक तो नील है और एक है कमलम। कमलम यानी कमल। अब कमल की यहां विशेषता बतला रहा है ये नील शब्द, विग्रह होगा इसका नीलम कमलम। कमल कैसा है? नीला है। तो यहां पर जो कमल शब्द है इसकी विशेषता जो नीलम शब्द है ये बतला रहा है कि कमल नीला है। तो यहां पर विशेषण और विशेष होने के कारण कर्मधारय समास है। उपमान उपमेय का घनश्याम है, चंद्रमुखी। यहां पर घनश्याम बादलों के समान काला, चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली। तो यहां पर ये चंद्रमा उपमान है और मुख हो गया यहां उपमेय। चंद्रमा के समान मुख वाली, तो यहां पर कर्मधारय समास होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यदि विशेषण विशेष पद, उपमान उपमेय पद यदि है पद में तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। चरण कमलम, चरण है किसके समान? कमल के समान। यहां पर उपमान लास्ट में दे दिया, चरण यहां पर पहले दे दिया उपमेय। तो चरण किसके कमाल समान है? कमल के समान है। तो यहां भी कर्मधारय समास होगा। तो इस प्रकार कर्मधारय समास की पहचान है, यदि विशेषण विशेष या उपमान उपमेय शब्द है तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। अब देखते हैं द्विगु समास। ये समास कर्मधारय का भेद है। द्विगु समास कर्मधारय का भेद है। यदि आपको पद में कोई संख्या वाचक शब्द दिख जाए तो वहां पर द्विगु समास होता है। यदि कोई संख्यावाची शब्द दिख जाए तो वहां पर द्विगु समास होगा और यह समाहार अर्थ में होगा। मान लो आ गया आपका त्रिभुवनम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारे इति, तीन भुवनों का समूह। यहां पर संख्यावाची शब्द आ गया तीन, तो यहां पर द्विगु समास होगा। लेकिन एक संख्यावाची जो शब्द है वो आपका अव्ययी भाव समास में भी होता है। यहां पर स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि अव्ययी भाव समास में भी संख्यावाचक शब्द होता है और द्विगु समास में भी संख्यावाचक शब्द होता है। तो दोनों में बिल्कुल अंतर स्पष्ट है कि यदि अव्ययी भाव समास में कोई संख्यावाची शब्द होगा तो वहां उसके पद के उत्तर पद है उसमें कोई नदीवाची शब्द अवश्य होगा। यदि नदीवाची शब्दों के साथ में संख्यावाचक शब्द का प्रयोग होता है तो वहां द्विगु समास न होकर के अव्ययी भाव समास होता है। द्वियमुनम, द्वयो यमुनयो समाहारे। यहां पर संख्यावाचक शब्द के साथ में यमुना जो शब्द है वो नदीवाची शब्द है, इसलिए यहां पर द्विगु समास नहीं होकर के यहां पर अव्ययी भाव समास होगा। अब चलते हैं द्वंद्व समास। अगला जो समास है वो है हमारा द्वंद्व समास।
नाम से ही पता चल रहा है द्वंद्व। जैसे मन की स्थिति होती है कि ये काम करूं या ये करूं, अर्थात दो काम होंगे। इसी प्रकार इसमें दो पद होंगे और दोनों ही पद, दो से अधिक पद हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो पद होंगे और दोनों ही पदों की प्रधानता होगी। तो अर्थात द्वंद्व समास से निष्कर्ष यह निकला कि यहां पर दोनों पदों की प्रधानता होती है। जो द्वंद्व समास होता है उसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। जैसे राधा कृष्णौ, सीतारामौ। यहां पर दो पद हैं, एक तो राधा है और एक है कृष्ण। तो यहां विग्रह होगा राधा च और कृष्णस च। जब अलग से स्पेशल द्वंद्व समास आपको पढ़ाया जाएगा, अगला टॉपिक लेकर के आएंगे हम, उसमें बताएंगे कि यहां पर किस प्रकार से ये वचन का प्रयोग किया गया है। तो राधा और कृष्ण दो पद हो गए, यानी द्विवचन हो गए, इसलिए यहां पर समस्त पद में द्विवचन का प्रयोग किया गया है। विस्तार से जो अगली हमारी वीडियो आएगी उसमें हम द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास स्पेशली लेकर के आएंगे। तो उनमें आपको किस प्रकार से समस्त पद बनाया जाता है, किस प्रकार से समस्त पद का विग्रह किया जाता है, वो आपको विस्तार से हम बताएंगे। सीतारामौ, सीता च, रामश्च। तो यहां पर निष्कर्ष निकल के आता है कि द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच में च का लोप रहता है, अर्थात और शब्द। हिंदी में देखें तो और शब्द और संस्कृत के अकॉर्डिंग देखें तो हम च शब्द का लोप होता है। नेक्स्ट हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, समास में बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, ना ही उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद से भिन्न कोई अन्य पद प्रधान होता है। अर्थात बहुव्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद से भिन्न कोई अन्य पद की प्रधानता होती है। अर्थात इन दोनों ही पदों की प्रधानता यहां पर अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास में नहीं होगी। जैसे देखते हैं, एक शब्द है यहां पर लंब है, उदर है, यश है, सह। यहां पर पद है लंब यानी लंबा, उदर यानी उदर पेट, यश यानी जिसका, सह यानी वह। यहां पर किसी भी पद की प्रधानता नहीं है। इन सभी पदों से भिन्न एक अलग ही जो पद है वो होगा आपका लंबोदर है, जिसका अर्थ यहां पर गणेश है। तो यहां पर किसी भी पद की प्रधानता न होकर के समस्त पद में बना लंबोदर, अर्थात यहां गणेश। यहां पर एक विशेष ही अर्थ निकल रहा है, जिसका लंबा है उदर वह कौन, अर्थात गणेश। यहां पर किसी भिन्न जो पद है उसका अर्थ यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। तो ये होगा आपका बहुव्रीहि समास। जैसे चक्रपाणी,
यहां पर दो पद हैं, चक्र और एक पानी। चक्र यानी चक्र और पानी यानी हाथ। तो यहां पर इन दोनों ही पदों की प्रधानता नहीं है। चक्र पाणौ, चक्रम पाणौ यश है, जिसके हाथ में चक्र है, अर्थात भगवान विष्णु। तो यहां पर एक विशेष अर्थ निकल रहा है चक्रपाणी का, विष्णु भगवान। तो ये बहुब्रीहि समास में उत्तर पद और पूर्व पद और उत्तर पद दोनों से ही भिन्न किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स, हम जो हमारी एग्जाम में समस्त पद और समास विग्रह आते हैं उनकी हम पहचान कर सकते हैं। समास के अंतर्गत दो पद होते हैं, एक तो होता है आपका समस्त पद और एक होता है समास विग्रह पद। समस्त पद में जो संक्षिप्त रूप का पद होता है वो होता है, और विग्रह में जब विभक्तियों को, समस्त पद में जो विभक्तियां हैं उनको प्रदर्शित करके दर्शाया जाता है, तो वहां पर उस पद को विग्रह पद कहते हैं। और जब विग्रह पद की विभक्तियों का लोप करके एक पद में प्रदर्शित किया जाता है तब उसे समस्त पद कहते हैं। ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के विपरीत है। यदि विभक्तियों का लोप करके एक पद के द्वारा अर्थ प्रदर्शन किया जाएगा तो उसे हम समस्त पद कहते हैं, और जब समस्त पद को तोड़ करके अलग अलग विभक्तियों के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, समास और समास की परिभाषा, समास के भेद और समास को किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि इस पद में कौन सा समास है। स्टूडेंट्स, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करना और कमेंट करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला वीडियो